Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to Grammar of Science. So today we are going to start the next chapter, that is chapter number 7, Inheritance. Inheritance क्या है? Inheritance basically वो characters हैं, वो features हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का स्किन कलर, आपकी बॉडी की शेप, आपकी हाइट, आपका वेट में भी, आपका आई कलर, हेयर कलर, आपकी आदतें या आपकी नेचर, ये सब चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, वो आपके पेरेंट्स की भी हो सकती हैं और आपके पेरेंट्स के बहन भाई, पेरेंट्स के पेरेंट्स या उनके दादा दादी की भी हो सकती हैं। तो इनहेरिटेंस वो कैरेक्टर्स हैं जो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं औलाद को, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। जैसे ये जैसे दिस इज़ योर फादर एंड दिस इज़ योर मदर, तो आप कुछ कैरेक्टर्स में भी अपने मदर से लें, कुछ में भी अपने फादर से लें। और आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा। माइटोसिस का प्रोसेस नॉर्मल सेल्स के अंदर हो रहा होता है। जैसे आपकी स्किन सेल बढ़ रही है, आपके हेयर सेल्स बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पहले छोटे छोटे थे जब आप बेबी थे, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपके ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं। तो हर सेल डिवाइड हो रहा है, हर सेल डुप्लीकेट हो रहा है, तभी आपके साइज़ में इजाफा हो रहा है, तभी आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, आपके ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं, आपकी स्किन बड़ी हो रही है, आपके नेल्स या आपके हेयर्स बड़े हो रहे हैं। तो हर सेल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स जब बड़े होते हैं तो वो माइटोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें कहीं पर भी कोई वैरायटी नहीं आती, कहीं पर भी क्रोमोसोम्स रीशफल नहीं होते, कहीं पर भी कोई नई वेरिएशन नहीं आती। मे बी आपने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग होता है। जैसे एक स्किन सेल है तो अगर अगला स्किन सेल बनेगा वो बिल्कुल उसके जैसा एग्जैक्ट होगा। आपकी नोज़ के सेल्स हैं, आपकी टंग के सेल्स हैं, अगर आपकी ज़ुबान का एक सेल बना है तो बाकी सारे सेल्स वैसे ही बनाएगी वो, क्योंकि जैसा ही पेरेंट सेल होगा वैसे ही उसका डॉटर सेल होगा, ठीक है। पेरेंट का मतलब ज़रूरी नहीं कि अब्बू अम्मी जान ही हो, पेरेंट का मतलब ये होता है कि पिछला सेल, और डॉटर का मतलब अगला सेल, ठीक है। जैसे अगर एक सेल दूसरे सेल को बनाता है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अब मैं माइटोसिस मेयोसिस पूरा नहीं पढ़ा रही, लेकिन आपको इतनी समझ होगी कि माइटोसिस के प्रोसेस में एक सेल जो है वो दरमियान से ऐसे पिंच होता था, ऐसे कुछ सॉरी इस तरह की शेप बनती थी इसकी। अगर मैं इसको आपको माइटोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा समझा दूँ इधर, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ मेरा इरादा नहीं था इसको पढ़ाने का। अच्छा, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल क्या करेगा, अपने जो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है उनको डबल कर लेगा, और जैसे ही डबल करता था, आपको याद होगा मेटाफेज प्लेट बनती थी सेंटर में, मेटाफेज प्लेट बनती थी, आधा आधा जेनेटिक मटेरियल इस तरफ आ जाता है, आधा जेनेटिक मटेरियल इस तरफ आ जाता है, और इससे आपके पास 2 सेल्स बन जाते थे, ठीक है। तो एक सेल 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 4 में, 4 16 में, तो इस तरह से क्या होगा, या मे बी 4 8 में कन्वर्ट होता है, फिर 8 16 में। तो हर सेल 2 में डिवाइड हो जाता है ना, हर सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ये 1 से 2 बने, अब ये वाला एक सेल भी आगे 2 सेल्स बना देगा, और ये वाला एक सेल भी आगे 2 सेल बना देगा, तो 2 से फिर कितने बन जाएंगे, टोटल 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब 4 में हर एक सेल 2 2 सेल बनाएगा, तो फिर अगेन उससे 8 सेल बन जाएंगे, या मे बी 16 सेल बने। मेरे हाल में एन के स्क्वायर पे चलता है तो 16 सेल ही बनते हैं, एन के स्क्वायर पे ये चलता है, यानी एक सेल 2 बना रहा है, 2 से 4 इस तरह से। तो ये प्रोसेस माइटोसिस का प्रोसेस है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे, इसके अंदर जो डीएनए था, जो हेरिडिटरी मटेरियल था, जो सेल का न्यूक्लियस था, उसके अंदर चेंजेस नहीं आई, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी के अंदर हो रहा है, इसके अंदर कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक हो गया। मैं इसको अब रेज करने लगी हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई, यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि कहीं पर भी डुप्लीकेशन नहीं आई, कहीं पर भी कोई किसी सेल ने अपने आप को चेंज नहीं किया। अल्टरनेटिवली मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वो सिर्फ सेक्स सेल्स में हो रही होती है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हो रही होती है, जहाँ पे एक सेल के अंदर वैरायटी आ सकती है, एक सेल अपने आप को चेंज कर सकता है। जैसे ये एक सेल है, अभी हम आज पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। मे बी ये आपके फादर का सेल हो, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरा सेल लूँ, मदर सेल, मदर सेल, फादर सेल अभी हमने पीछे रिप्रोडक्शन पढ़ी है, फादर सेल क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो इट कैन बी अ स्पर्म, ठीक है। मदर सेल है, मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रही, मैं बोल रही हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। मदर सेल है, उसका एग है,
मदर केस में एग होता है, तो इस एग का और इसका अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है, स्पर्म का। तो जब ये दोनों मैच होंगे, मिक्सअप होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, तो उस केस में जो नया सेल बनेगा बेटा, उस सेल में जो न्यूक्लियस आएगा वो चेंज होगा। वो ना तो पूरा अपने फादर से मिलेगा, ना तो पूरा अपनी मदर से मिलेगा, विच मीन्स उसके अंदर वेरिएशन आ चुकी है। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिफरेंस ये पढ़ा था, माइटोसिस एंड मेयोसिस में डिफरेंस ये पढ़ा था। माइटोसिस के केस में देयर विल बी नो वेरिएशन, कोई ऐसा चेंज नहीं आता, जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल बनता है। लेकिन इस केस में जो डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर वैरायटी आएगी। अब जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, वैरायटी में किसको कह रही हूँ, जैसे आपके फादर के हेयर कलर है ब्लैक और आपकी मदर का हेयर कलर है स्किन सा, जैसे अंग्रेज़ों का होता है। तो मे बी जब ये दोनों सेल्स मिले तो नेक्स्ट जो जनरेशन आई, मे बी उसका जो हेयर कलर हो वो ब्राउन हो, डार्क ब्राउन, यानी ब्लैक एंड स्किन कलर मिलता है जब आपस में, तो डार्क ब्राउन कलर बनता है, मे बी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। फिर इसी तरह से मे बी आपके फादर का जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, लेकिन आपकी दादी का हेयर कलर जो है वो ग्रे है, तो आपका हेयर कलर ग्रे और ग्रे हो सकता है, यानी कि आप अपनी दादी से मे बी ये चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन चलती है विद सम वेरिएशन। आप थोड़े से अपने पेरेंट्स से मिलते होंगे, लेकिन आप तब्दील भी होंगे, चेंज भी होंगे, आपकी आदतें, आपका हेयर कलर, आई कलर मे बी उनसे अलग भी हो, मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो इसको हम मेयोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर वेरिएशन आती है और हर अगली आने वाली जनरेशन, हर अगले आने वाले डॉटर सेल्स के पास अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी होती है। आपके पेरेंट्स के पास अपने एनवायरनमेंट में रहने की सलाहियत बहुत अच्छी थी एंड आपके पास अपने एनवायरनमेंट में रहने की सलाहियत बहुत अच्छी है। यानी कि ये वैरायटी अल्लाह ताला ने दी ही इसलिए है कि हर सेल अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सके, ठीक है। खैर, यहाँ से बातें बहुत लंबी होती जाएंगी माइटोसिस मेयोसिस की, अभी तक आपने सिर्फ ये समझना है, बाकी मैं साथ साथ समझाती जाऊँगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया कि आगे दो तीन जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहा था। अभी तक जस्ट आपने ये समझना है कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाता है, चाहे वो एक पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई कैट हो, बफेलो हो, कैमल हो, रैट हो, वहाँ पर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, उस कैरेक्टर को हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। और उस इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी और कुछ चीज़ें अलग आ जाएंगी। तो जो कैरेक्टर्स हम सेम अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, जैसे अगर आपके फादर का हेयर कलर ब्लैक है और आपका भी ब्लैक है, तो आपने वो इनहेरिट कर लिया, ठीक है, वो आपकी हेरिडिटी में आ गया। लेकिन अगर आपके अंदर कोई वैरायटी आ गई, आपके आपके बालों का कलर मदर एंड फादर का मिक्सचर निकला है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउन की एग्जांपल दी, तो इसको हम वेरिएशन बोलेंगे कि आपके अंदर वेरिएशन आ गई है, ठीक। सॉरी। तो ये स्टडी पहली बार की किसने, ये सारी स्टडी पहली बार की है ग्रीगर मेंडल ने। और ग्रीगर मेंडल ने कहा कि जो भी चीज़, ये सब कुछ लिखा होता है, ये सब कैरेक्टर्स, हमारी आदतें, हमारा खाना पीना, सोना जागना, ये सब कुछ जो लिखा होता है ये हमारे जीन्स पे होता है। यकीनन आपने जीन का नाम सुना होगा। जीन वो एक आइटम है हमारे सेल्स के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, जिसने इस कैरेक्टर को उठाया होगा, जिसने इस कैरेक्टर को पिकअप किया होगा। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बेसिकली, इनहेरिटेंस की जगह ये वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देती हूँ। ये बिल्कुल एक छोटी सी मैंने आम सी एग्जांपल दी है ताकि जो बच्चे नहीं समझ सकते उनको भी समझ में आ जाए। मैं इधर इसको एक बॉक्स में ले आती हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये डेजिग्नेटेड है इस वर्ड के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉक्स वो जगह है जिसके अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल में एक, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर एक जगह है जिसके ऊपर एक कैरेक्टर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल देती हूँ मैं आपको, आपके हेयर का कलर ब्लैक है तो इसके ऊपर ब्लैक किसी भी फॉर्म में, किसी भी कोडिंग में लिखा होगा, ठीक है। जो वो कोड इस जीन के ऊपर, इस जगह पर, इस डीएनए के ऊपर लिखा होगा, मैं उसको जीन बोलूँगी। जीन क्या है, वो एलिमेंट है आपके सेल का जो कि आपका कैरेक्टर पिक करता है, आपका कैरेक्टर उठा के रखता है। वो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से भी आ सकता है और वो कैरेक्टर आपके अंदर वैरायटी की वजह से आ सकता है। अगर पेरेंट्स से आया वो कैरेक्टर तो मैं कहूँगी ये जीन इनहेरिट हुई है, ये जीन हेरिडिटी का पार्ट है। लेकिन अगर वो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में नहीं है और आपके अंदर आया हुआ है, विच मीन्स मैं कहूँगी कि ये जीन वैरायटी का पार्ट है। इस जीन ने वेरिएट किया है, इस जीन के अंदर वैरायटी आई है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको ना ये कुछ लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे, एक्स वाई एक्स एक्स,
इनको मैं आगे जाके समझाऊंगी तो फिर हम दोबारा इस स्लाइड को देख लेंगे एक दफ़ा। जब वो समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सो लेट मी रेज दिस। चलें इसको रेज नहीं करते, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जिसको समझ नहीं आई वो इस लेक्चर को दोबारा सुन लें, हम आगे चल रहे हैं। तो चलें, अब हमारे पास सेल के अंदर ना, एक सेल के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी, साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा 9th क्लास में, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर पढ़े होंगे, बहुत सी और चीज़ें पढ़ी होंगी। इसी के साथ आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और हर इंसान को उसके क्रोमोसोम नंबर डिफाइन करते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रही हूँ, आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो एक इंसान के बच्चे के पास क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम टोटल नंबर है। अगर मैं इसको पेयरिंग में करूँ ना तो ये 23 होते हैं, 23 पेयर्स बने होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, 23 की, क्योंकि हर, आपको पता है हर क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद है, हर जीन की एक कॉपी मौजूद है, तो इसलिए ये 23 के डुप्लीकेट 46 बन जाते हैं। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो 23 एक तरफ चले जाते हैं, 23 दूसरी तरफ चले जाते हैं, और फिर सेल दरमियान में से कट हो जाता है, और फिर एज ए रिजल्ट 2 सेल्स बन जाते हैं। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी। लेकिन खैर, अभी आपको ये समझना है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये स्पेसिफिक होता है। मे बी बंदर का और होगा, किसी मक्खी का और क्रोमोसोम नंबर होगा, एक ट्रांसजेंडर का जो आप इंसानों में देखते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर और होगा। हम इनको यूजुअली जो है वो ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं, या ही मेल और शी मेल इस तरह से बोलते हैं। उनके क्रोमोसोम नंबर और होंगे। एक बंदर, एक काऊ का क्रोमोसोम नंबर और होगा। अगर आपके पास 23 पेयर्स हैं तो विच मीन्स आप एक इंसान के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम को अगर मैं थोड़ा सा खोल लूँ यहाँ पर, तो इस क्रोमोसोम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके 2 आर्म्स हैं, ठीक है, और जो अपर आर्म है, इन आर्म का अपर जो पार्ट है वो छोटा होता है और लोअर वाले वो बड़े होते हैं, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के मल्टीपल पार्ट हैं, हम इन्हें 1 बाय 1 आगे पढ़ते हैं। लेकिन चलें, अब क्रोमोसोम जब खोलेंगे इस तरह से, देखिए क्रोमोसोम इस तरह बहुत ज़्यादा, इस तरह धागा जिस तरह आपस में गुत्थम गुत्था हुआ होता है ना, ऐसे धागे से मिलकर बने। इस धागे को हम खोलेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो क्या इस तरह से खुलना शुरू होगा, खुलना बहुत ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, तो आपको डीएनए की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब ये सारा जो है ना, ये बेसिकली डीएनए है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अब डीएनए को खोलेंगे तो इसमें आपको ना कुछ बेस पेयर नजर आएंगे। बेस पेयर क्या होता है? जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कोडिंग की बात करी थी ना, वो बेसिकली ये बेस पेयर है। अब हमारे पास 4 बेस पेयर्स मौजूद हैं इस डीएनए के ऊपर, ATGC, ठीक है, डीएनए के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। इन ATGC का सीक्वेंस अलग अलग होता है। जैसे मिसाल दे रही हूँ, आपका हेयर कलर ब्लैक है, तो क्या पता आपके हेयर में ATTTT इस तरह से एक सीक्वेंस बना होगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला को पता है कि ये सीक्वेंस क्या है, साइंसदान भी इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको फिर पता चल जाता है। अब मिसाल दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, बहुत बड़ा, इस तरह बहुत लंबा सीक्वेंस होता है। तो उसमें से इतना का जो सीक्वेंस है ये आपके हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हेयर कलर को, कि हेयर कलर ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको मैं क्या बोल दूंगी, जीन बोल दूंगी, कि ये जीन का सीक्वेंस है। सॉरी, ये थोड़ा सा कट हो गया इस तरह से, ये जीन का सीक्वेंस है, और ये जीन इनकोडेड है। ये जीन अपनी प्रोटीन्स कुछ बनाएगी, कुछ हेयर का कलर बनाएगी। ये बेसिकली आगे वो पूरा प्रोसेस है इसका, ठीक है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए जब खोलेंगे तो उसके अंदर हैं बेस पेयर्स, और बेस पेयर का सीक्वेंस ये बताएगा कि किस तरह का कलर होगा। जैसे ब्लैक कलर के लिए मे बी कोई और सीक्वेंस हो, ग्रे कलर के लिए कोई और सीक्वेंस होगा, तो वो सीक्वेंस बताएगा कि हेयर कलर किस तरह का होना है। तो ये जो सीक्वेंस है ये बेसिकली कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, और ये किसके ऊपर पड़ी हुई है, ये जीन के ऊपर पड़ी हुई है। बेसिकली ये जीन है इसका, ठीक हो गया। हम इसको स्टडी कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक का मतलब है कभी ये खुल जाता है, कभी ये बंद हो जाता है। अगर बंद होगा तो आपको इस तरह आर्म्स की तरह नजर आएगा, इसके इस तरह से बने हुए हैं, 2 अपर आर्म एंड 2 लोअर आर्म्स, टोटल 2 इसके जो है वो क्रोमैटिड्स बने हुए हैं। ये मैं आगे आपको समझाती हूँ क्रोमैटिड्स में किनको कह रही हूँ। लेकिन ये समटाइम खुले हुई फॉर्म में भी मौजूद होता है। अगर आपने माइटोसिस मेयोसिस पढ़ा हो तो उसमें आपने कुछ जगहों पे देखा था कि इस तरह से ना आपका ये सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इस तरह से ऐसे धागे की तरह ऐसे खुला हुआ पड़ा, सारा ऐसे 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 पड़ा हुआ ऐसे। ये इस फॉर्म में भी होता है। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, कभी कभी ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आएगा
और कभी कभी ये क्रोमैटिन की फॉर्म में आएगा। क्रोमैटिन इसी की खुली हुई फॉर्म को कह रही हूँ मैं। जब ये खुल जाता है ना धागे की तरह तो वो क्रोमैटिन बन जाता है। क्रोमैटिन क्या है? थिन फाइब्रस नेटवर्क है, बहुत पतला बारीक नेटवर्क है धागे की तरह का जो खुला हुआ है। और क्रोमोसोम क्या है? ये इस तरह से कंडेंस फॉर्म में, इस तरह से इसकी एक शक्ल है शेप की फॉर्म में। अच्छा, तो क्रोमोसोम बने किस चीज़ से हुए हैं? अब अभी तो हमने ये कहा ना कि इसके अंदर डीएनए है। ये दो चीज़ों से बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो आपको ये जो बेस पेयर अंदर नज़र आ रहे हैं बेसिकली डीएनए हैं, और इनको जोड़ने के लिए ये जो दरमियान में आपको ये जो देखिए ये एक हेक्टामेरिक ये प्रोटीन नज़र आ रही है, देखिए ऑक्टामेरिक ये प्रोटीन है, ये जो गुच्छे से नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन है, यहाँ पर ये प्रोटीन है। दो चीज़ों से मिलकर बने ये धागे का स्ट्रक्चर है और इसके दरमियान प्रोटीन है। प्रोटीन इसको ऐसे लपेटा हुआ है। प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, और ये जो धागे का स्ट्रक्चर है इसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन मौजूद होती है जो आपको कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। तो अभी मैं इस सारे को रेस करती हूँ, या चले वैसे समझा देती हूँ। तो हमारे पास ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दो फॉर्म्स में हो सकते हैं। पहली फॉर्म इसकी ये होगी कि ये इस तरह से आर्म्स की तरह होगा, ऊपर वाले दोनों छोटे, नीचे वाले दोनों बड़े। इसका ये एक आर्म ये पूरा है, एक छोटा और एक बड़ा मिलके एक आर्म बनाता है जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। इसका सेंटर है जिसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, और इसकी टिप है, टिप को हम टीलोमर बोल रहे हैं। खैर ये हम आगे भी पढ़ते हैं। लेकिन जब ये इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, हम इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। और जैसे ही ये खुलेगा, धागे की शक्ल इख्तियार करेगा, तो मैं इसको बोल दूंगी क्रोमैटिन। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 ये धागा, इस धागे को बोल रहे हैं डीएनए, और नंबर 2 ये बीच में प्रोटीन, इस प्रोटीन को बोल रहे हैं हिस्टोन्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्रोमोसोम है। इसकी जो एक छोटा और एक बड़ा मिलके क्या बना रहा है? क्रोमैटिड। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है क्रोमैटिड, यानी एक छोटा और एक बड़ा ये आर्म मिलके क्रोमैटिड बना रहे हैं। फिर इसकी जो टिप होती है ये होती है टीलोमर। देखिए इसकी आपको ऊपर ना एक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आ रहा है टीलोमर का। टीलोमर खुलता रहता है, शॉर्ट होता रहता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी जो शक्ल है वो छोटी होती रहती है, लेकिन इसका बेसिक काम प्रोटेक्शन है क्रोमोसोम की। ये टिप्स को प्रोटेक्ट करता है टीलोमर। टिप ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमर। ठीक है, टिप ये वाली भी है और अपर भी है, लोअर भी है। फिर जो सेंटर है इसको मैं बोल रही हूँ सेंट्रोमियर। अभी तक हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा क्रोमोसोम का वो ये पढ़ा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए के साथ जीन्स हैं और प्रोटीन का नाम मैंने बताया हिस्टोन है। टिप ऑफ क्रोमोसोम टीलोमर है, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है। ये बिल्कुल सेंटर नहीं है क्योंकि अपर आर्म्स छोटे, नीचे वाले बड़े, और इस तरह से क्रोमैटिड्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं क्रोमैटिड्स की बात करूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रोमैटिड्स देखा, ठीक है, ये आर्म्स देखे इसके। तो अगर मैं क्रोमैटिड्स की बात करूँ तो ये इस फॉर्म में भी मौजूद होगा, सिंगल फॉर्म में, और जब इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, जब ये डबल हो जाता है, तो इस तरह से दो क्रोमैटिड्स भी जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, फिर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ये दोनों साइड पे जाएंगे, एक सेल उस तरफ एक सेल इस तरफ जाएगा, आधा क्रोमैटिड इस तरफ चला जाएगा, आधा क्रोमैटिड उस तरफ चला जाएगा, और डॉटर सेल के पास सिंगल सिंगल चला जाएगा। इसलिए माइटोसिस के प्रोसेस में फिर ये डुप्लीकेट होगा दोबारा। तो माइटोसिस के प्रोसेस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं डॉटर सेल की तरफ, लेकिन मेयोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझें कि जो क्रोमैटिड्स है ये इस फॉर्म में भी होता है और इस फॉर्म में भी होता है। अच्छा, माइटोसिस एंड मेयोसिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता भी देती हूँ दोबारा, कि यहाँ पर आपके पास 46 क्रोमोसोम है। तो मेयोसिस का प्रोसेस होगा तो इस 46 से 23 बनेंगे और 23 बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मदर सेल में भी हो रही है और ये चीज़ फादर सेल में भी हो रही है, पेरेंट सेल में भी हो रही है। ये अगर लेट सपोज आपकी मदर का सेल था और फिर इसी तरह फादर का सेल भी सेम है, ठीक है, उसके पास भी, उसके सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि वो इंसान है, इंसान के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये जी 23 एंड ये भी 23। ठीक हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब ये इन दोनों की मिक्सअप होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसका 23 और इसका 23 मिलेगा। जब इसका 23 एंड इसका 23 मिलेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट जो सेल बनेगा वो अगेन 46 का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर जब आया तो हाफ हुए, तो वो हाफ इसी तरह से होते हैं, एक बन जाता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हुए तो फिर 46 बने, वो फिर इस फॉर्म में 46 बने। ठीक हो गया। यानी बताने का मकसद ये है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं मेयोसिस के प्रोसेस में और फिर माइटोसिस के प्रोसेस में दोबारा मिल जाते हैं,
46 बन जाते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट के पास क्रोमोसोम नंबर था, अगर वो इंसान था, तो डॉटर के पास भी 46 ही जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक आ गई, यानी यहाँ से 22 आ गया और यहाँ से 23 पूरे आ गए, एक क्रोमोसोम स्किप हो गया, तो वो फिर ट्रांसजेंडर या उस तरह की कोई और स्पीशी बन सकती है। इसलिए इनका प्रॉपर वे में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर हमने ये भी बात कर दी कि सेंटर इसका क्या होगा, सेंट्रोमेयर होगा, और ये डुप्लीकेट या रेप्लिकेट होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं कह रही थी ना कि ये जो दो आइडेंटिकल सिस्टर बने हैं, दो एक जैसे बने हैं, ये वाला, ये एस फेज़ की बात हो रही है, सिंथेसिस फेज़ की बात हो रही है। जब आपने पढ़ा था ना, माइटोसिस से पहले एक फेज़ आता है एस फेज़, तो एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ है जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, तैयार कर लेता है। तो दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर मैंने आपको बताया था सेंटर जगह, सेंट्रल जगह, ये वाली सेंटर है, क्रोमोसोम की सेंटर वाली जगह। अब इस सेंटर वाली जगह आपको याद होगा कि जब मेटाफेज प्लेट बनती हैं तो ये जो सेंटर वाली जगह ये दोनों तरफ मूव करती है। आधा क्रोमोसोम इस तरफ मूव कर जाएगा इस सेल की तरफ, और आधा क्रोमोसोम इस सेल की तरफ मूव कर जाएगा। इस क्रोमोसोम को मूव करवाने वाला कौन है, ये इसमें बेसिकली सेंट्रोमेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ से कुछ रस्सियाँ निकलती हैं हर सेल के अंदर। वो रस्सियाँ क्या करती हैं, आधे सेल को इस तरफ खींच देती हैं, आधे क्रोमोसोम को इस तरफ खींच देती हैं और आधे क्रोमोसोम को इस तरफ खींच देती हैं, ताकि दोनों अपने अपनी जगह पर चले जाएं, अपने अपने सेल की तरफ चले जाएं। तो ये जो रस्सियाँ जिनको मैं कह रही हूँ उनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर, फाइबर कहते हैं ना, रस्सी फाइबर की तरह होती है, ठीक है, छोटे धागे की तरह होती है। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इस सेंट्रोमेयर के साथ अपने आप को अटैच करवाते हैं और खींचते हैं। ना सिर्फ यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर आते हैं बल्कि पूरी जगह से, इधर से भी आएंगे स्पिंडल फाइबर, इधर से भी आएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर पर एक प्रोटीन होती है जो इन स्पिंडल फाइबर को अपने साथ अटैच कर लेती है, ठीक है। वो प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर क्या करेगी, यहाँ पर अटैच करेगी, लेकिन ये काइनेटोकोर सिर्फ सेंट्रोमेयर में होता है, इधर आसपास नहीं होता। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, यानी सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे और एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे, दैट विल बी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और ऐसे स्पिंडल फाइबर जो अदर देन सेंट्रोमेयर आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर नीचे से भी खींच रहा होता है क्रोमोसोम को, तो अदर देन सेंटर आएंगे तो उनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बोलेंगे। खैर, इसका डिफरेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि सेंट्रोमेयर की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब सेल के अंदर क्रोमोसोम अपने अपने साइड पर जा रहे होते हैं, दोनों तरफ सेपरेट हो रहे होते हैं, तो उस दौरान स्पिंडल फाइबर्स वो स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमेयर से इस क्रोमोसोम को खींच के दूसरी तरफ लेकर जाएगा मेटाफेज के प्रोसेस में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा टिप ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमर। ये आपको येलो कलर में नज़र आ रही है, और इसका बेसिक काम क्या है कि ये सारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करे। क्यों प्रोटेक्ट करे, अगर टिप नहीं होगी ना तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली कवरिंग है, यहाँ पर ये कवरिंग है, ठीक है, ये डिग्रेडेशन से बचाती है डीएनए को। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इधर जीन के ऊपर मौजूद होती है वो कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं इधर से निकल ना जाए, वो उसको भी बचाते हैं। तो टिप ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमर, और इसके अंदर अपना सीक्वेंस होता है, रिपीटेड सीक्वेंस होता है टीलोमर के अंदर। टीलोमर के अंदर भी जीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जीन्स। तो जीन क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जीन की वजह से ही हैं। हर कैरेक्टर आपकी बॉडी का, हर फंक्शन आपकी बॉडी का एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा है जिसको हम जीन्स बोल रहे हैं। तो स्टडी ऑफ जीन इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो जीन्स क्या है, ये यूनिट है इनहेरिटेंस का, यानी कि जो भी चीज़ आपके पेरेंट्स से आपकी तरफ आई है वो जीन्स की फॉर्म में आएगी। और वो जीन कहाँ पड़ी होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। तो डीएनए का बेसिकली एक छोटा सा सेगमेंट जीन कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोगों को यही बात बताई थी कि जब ये डीएनए है इसके ऊपर एक कोडेड फॉर्म में सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस जीन है। और इधर भी यही चीज़ पिक्चर में नज़र आ रही है कि ये जो सेगमेंट है छोटा सा, ये जो सेगमेंट है इस डीएनए का, दैट इज़ जीन, ठीक है। अब ये जीन डिफाइन करेगी कि आपके अंदर क्या कैरेक्टर है। ये स्पेशल इसके अंदर सीक्वेंस होता है, हर जीन का अपना सीक्वेंस है। कभी भी नहीं हुआ कि आपकी उंगली का सीक्वेंस आपकी आँख की सीक्वेंस के साथ मिल जाए। हर जीन का अपना सीक्वेंस है, और आपके पास ट्रिलियंस ऑफ जीन्स हैं, इतनी ज़्यादा जीन्स हैं कि आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, आप उन सबको स्टडी नहीं कर सकते। एक साइंसदान अपनी सारी ज़िंदगी लगा के मे बी एक पूरी जीन को स्टडी ना कर सके, इसके अंदर इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपके कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जब ये जीन स्टडी हुई थी तो इसको जस्ट फैक्टर कह दिया या जस्ट एलिमेंट का नाम दे दिया, ठीक है। बाद में फिर ये जीन्स का नाम इसको पता चला, ठीक है। तो याद रखें, जीन अकलौती नहीं होती, जीन अपनी कॉपी के साथ मौजूद होती है। तो एक जीन ओरिजिनल होगी, एक उसकी कॉपी लाजमी होगी। कॉपी क्यों होगी? ताकि अगर कहीं पर मेन जीन में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए तो जो उसकी कॉपी है वो मदद करे और कहीं पर बंदा बीमार ना हो। तो अल्लाह ताला की यही ख्वाहिश है कि सब लोग ठीक ठीक पैदा हों, उनके अंदर कई बीमारियां ना आएँ, जेनेटिक बीमारियां ना आएँ। इसके लिए अल्लाह ताला ने हर जीन की एक कॉपी बना के रखी हुई है, ठीक है। तो जो इस फैक्टर की, इस एलिमेंट की या इस जीन की कॉपी होगी, हम उसको अलील बोलेंगे। अलील बेसिकली इस जीन की कॉपी को कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैं आगे आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ये समझाऊंगी, अदरवाइज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो डीएनए है इसके पास बहुत ज़्यादा जगह है, हर जगह पर कोई ना कोई जीन है। तो जैसे एक इंसान है, वो किसी घर में रहता है तो उसकी लोकेशन उसका घर है। इसी तरह जीन जिस जगह पे रहती है वो उसका घर है, ठीक है। तो जिस जगह पे जो जीन रहती है, आप अपने घर को घर बोल रहे हैं, जीन अपने घर को लोकाए बोल रही है। कुछ लोग इसको लोसाए भी बोलते हैं। सिंगल होगा तो लोकस होगा और मल्टीपल ज़्यादा जगह होंगी तो लोसाए होगा। जैसे ये वाली जो जगह है, क्या पता इसके ऊपर आई के कलर का जीन पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगी कि आई के कलर का जीन का लोकस ये है। इसी तरह हेयर कलर जीन का लोकस ये है। इस तरह पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन होती है। किसी कोई जीन, जैसे आपका स्किन का कलर की जीन क्या पता कहीं और पड़ी हो, आपकी हाइट की जीन कहीं और पड़ी हो, आपके गुस्से की जीन कहीं और पड़ी हो। हर जीन की अपना घर है, हर जीन की अपनी लोकेशन है। तो जो जीन की लोकेशन होगी मैं उसको लोसाए या लोकाए बोलूँगी, और सिंगल होगा, एक जीन होगी तो लोकस बोल दूँगी, ठीक है। और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए पीछे जाऊँ, तो लोकस एक जगह पे मौजूद नहीं है एक जीन का। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हेयर कलर की जीन यहाँ पर मौजूद है, हेयर कलर की जीन अगर यहाँ पर मौजूद है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसके जो साथ सिस्टर क्रोमेटिड होगा ना, जो इसके साथ वाला क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड में इस पूरे को, एक को क्रोमेटिड बोल रही हूँ, दूसरा इसका सिस्टर, सिस्टर मतलब इसके साथ का क्रोमेटिड, वहाँ पर एक जीन की कॉपी पड़ी होगी। अभी मैंने कहा जीन कभी भी अकलौती नहीं होती, जीन की हमेशा कोई ना कोई कॉपी होगी। तो जो इसकी कॉपी होगी वो अलील कहलाएगी। तो हमेशा जीन अपनी कॉपी के साथ मौजूद होता है, जीन कभी अकलौता मौजूद नहीं होगा, ठीक है। जीन पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, जीन कभी भी अकलौती मौजूद नहीं होती। तो जो इसकी पेयरिंग हो रही है, जो इसकी पेयरिंग हो रही है वो बेसिकली दोनों, ये देखें, ये जो इसकी पेयरिंग है वो इसके साथ मौजूद है, इसकी पेयरिंग इसके साथ मौजूद है। तो हर जीन अकलौती नहीं होगी, हर जीन जो है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होगी। ओके, तो लोकाई इज द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अलील। तो अलील हमने कहा है कि एक जीन की कॉपी होगी, उसको हम अलील कह रहे हैं, और जीन की जो कॉपी होगी वो उसके साथ अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगी हूँ किसी भी जीन की। जैसे यहाँ पर एक इन्होंने जीन का नाम बताया हुआ है, अटैच एयर लोब और फ्री एयर लोब। आपने देखा होगा कि आपके कान का जो लोअर हिस्सा है वो आप अपने दोस्तों का देखें तो कुछ लोगों का अटैच फॉर्म में होता है, आपकी स्किन के साथ, आपकी गर्दन के साथ अटैच होता है, और कुछ लोगों का फ्री होता है, अटैच फॉर्म में नहीं होता। तो जिनका फ्री एयर लोब होगा उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनका अटैच एयर लोब होगा उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल ई और स्मॉल ई क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें, कोई भी जीन पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है अंदर इन खानों के अंदर, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये किसी भी जीन की रेशो को, किसी भी जीन की अपीयरेंस को बताने के लिए होता है। अब 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीनोटाइप का। जीनोटाइप का मतलब है किसी भी बंदे की जीन किस तरह की है। जीनोटाइप के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिनोटाइप का। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली वो कैसी नजर आ रही है।
जीनोटाइप बता रहा है कि जीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और फिनोटाइप बता रहा है कि फिजिकली वो चीज़ कैसी है। जैसे आपके पास ईयर लोब के जीन मौजूद हैं, दैट इज़ योर जीनोटाइप, लेकिन वो ईयर लोब अटैच फॉर्म में मौजूद है या डिटैच फॉर्म में मौजूद है, वो जीन के ऊपर लिखा हुआ है और वो फिजिकली कैसा नज़र आ रहा है, वो फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो हमने की वो ये कि एक जीन पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। तो हमने ये कहा कि पेयर फॉर्म में अगर मौजूद होगी तो उस पेयर का, यानी कि एक सिंगल ई है और एक उसके साथ दूसरा ई है, तो ये दोनों बेसिकली दो बन रहे हैं। दो मतलब एक पेयर, यानी कि एक जीन एक पेयर की फॉर्म में मौजूद है। या तो वो इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, लेकिन है वो पेयर की फॉर्म में। ठीक हो गया। और इसके साथ हमने ये बात की कि हम कैपिटल या स्मॉल लेटर से किसी भी कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल लेटर फ्री ईयर लोब के लिए है और स्मॉल जो लेटर है वो अटैच ईयर लोब के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दो जीन्स की। तो जब भी याद रखें कैपिटल लेटर इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है ये जीन डोमिनेंट है, और जब भी स्मॉल लेटर इस्तेमाल होगा इसका मतलब है ये जीन रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब है एक जीन अपेयर होगी, लाजमी लाजमी अपेयर होगी, चाहे वो कैपिटल ई या कैपिटल ई स्मॉल ई की फॉर्म में हो। अगर स्मॉल ई साथ आ गया है, इट डजेंट मीन जो पहला कैरेक्टर जो कैपिटल कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कराता है। जैसे अगर ये कैपिटल ई के साथ स्मॉल ई आया है तो आपने जो तवज्जो रखनी है वो कैपिटल की तरफ रखनी है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जो ओवरलैप कर जाता है, जो सामने अपेयर हो जाता है। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाएगा। जो स्मॉल ई है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर, ये तभी अपेयर होगा जब इसके साथ डोमिनेंट कैरेक्टर या कैपिटल लेटर नहीं होगा। अभी अगर मैं आपको वैसे निशानदेही के लिए बताऊं तो जो पहला लेटर होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके फिनोटाइप को, फिजिकल अपेयरेंस को, और जो दूसरा लेटर है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जीनोटाइप को, आपकी जीन्स को। तो इस कैपिटल ई का मतलब है कि इस बंदे के अपना भी फ्री एयर लोब है, कैपिटल ई फ्री एयर लोब को रिप्रेजेंट करें, और जो इसके जीन के अंदर है, यानी ये जो आगे ट्रांसफर कर सकता है वो भी फ्री एयर लोब ही ट्रांसफर कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस बंदे का अपना फ्री एयर लोब है क्योंकि कैपिटल ई इसके पास मौजूद है, लेकिन जो ये आगे ट्रांसफर कर सकता है वो स्मॉल ई है। इसका मतलब है ये आगे मे बी अटैच एयर लोब ट्रांसफर कर सकता है। मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे ट्रांसफर करता है। फिर अगली जीन जो है वो है स्मॉल ई स्मॉल ई। इसका मतलब है इस बंदे का अपना भी अटैच ईयर लोब है और ये अटैच ईयर लोब के लिए ही जीन आगे ट्रांसफर करेगा। अभी हमने क्या किया, ये जीन है बेसिकली ना, पेयर की फॉर्म में ये जीन है, कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई और स्मॉल ई स्मॉल ई। ये हमने जस्ट नाम देने के लिए, जैसे आपका नाम मे बी सारा हो, मे बी आपका नाम अली हो, लेकिन उस आपका नाम है ना, बेसिकली हमने आपको नाम देने के लिए एक रैंडम एक नाम ले लिया। बिल्कुल इस तरह से जीन को नाम देने के लिए हमने रैंडमली कैपिटल ई लिख दिया। फ्री एयरलोब या अटैच एयरलोब बेसिकली इसका मकसद है। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल लेटर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा जो बार बार अपेयर होता है। अब हमें कैसे पता चला कि फ्री एयरलोब डोमिनेंट कैरेक्टर है, अटैच एयरलोब डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है? हमने फ्री एयरलोब को कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है और अटैच को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें कैसे पता चला? पता इस तरह से चलता है कि जो कैरेक्टर किसी भी प्रोजेनी में, किसी भी पेरेंट टू सेल में, इनहेरिटेंस में बार बार अपेयर होता है, हम उसको डोमिनेट कैरेक्टर कहते हैं और वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कैरेक्टर कम अपेयर होगा, जो कैरेक्टर ज़्यादा अपेयर नहीं होगा, उसको हम कहेंगे वो रिसेसिव है या वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। तो क्योंकि फ्री एयर लोब ज़्यादा इंसानों में होती है इसलिए मैं इसको डोमिनेट कैरेक्टर कह रही हूँ। ठीक है। और अटैच एयर लोब कम इंसानों में होती है इसलिए हम इसको रिसेसिव कैरेक्टर कह रहे हैं। अब ये रिसेसिव क्यों है मैं आपको अभी समझाती हूँ, क्यों डोमिनेट लगाया हमने। अब मैं इन जीन्स को सेपरेट आउट करती हूँ। तो याद रखें जीन की कॉपी है, तो मैं अलील्स को सेपरेट कर रही हूँ। तो मैं अगर इधर एक ऐसे पेरेंट को लेकर आती हूँ, ये पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर में हम एक तरफ मेल को रखते हैं दूसरी तरफ फीमेल को। तो मैं आपको मिसाल देती हूँ, यहाँ पर ऊपर जो ये जीन दोनों मौजूद हैं ये आपके फादर के हैं, ठीक है, और ये जो नीचे दोनों जीन्स मौजूद हैं ये आपकी मदर के हैं, लेट्स सपोज। ठीक है।
तो फादर के पास क्या है, अपना अटैच एयर लोब है, सॉरी कैपिटल है, फ्री एयर लोब है, और इसके पास जीन जो उठाए हुए वो अटैच एयर लोब के उठाए हुए। तो फादर कैपिटल ई स्मॉल ई है, फादर के पास ये वाली कंडीशन है। और जो मदर है उसके पास भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो पहला लेटर है वो कैपिटल ई है। इसका मतलब है ये खुद फ्री एयर लोब है इस मदर का फिजिकली, इसका फिनोटाइप फिजिकली ये फ्री एयर लोब है, लेकिन इसने जीन जो उठाया हुआ है स्मॉल भी उठाया हुआ है। इसका मतलब है ये अपनी जनरेशन को अटैच एयर लोब ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये स्मॉल ई आगे जाके मिलता किसके साथ है। जैसे पहले केस में ये कैपिटल ई इधर से आया और ये कैपिटल ई इधर से आया, तो मे बी इनका जो पहला बच्चा हो वो कैपिटल ई हो सकता है। यानी कि उसके अपने पास जो पहला बच्चा होगा उसका अपना भी फ्री एयर लोब होगा और उसके पास जीन्स भी फ्री एयर लोब के होंगे। इधर देखें दूसरे केस में जो दूसरा बच्चा है, मे बी उस दूसरे बच्चे के केस में इधर से आया है स्मॉल ई, ये देखें ये स्मॉल ई फादर से, और मदर से आया है कैपिटल ई। तो जो हमारे पास जीनोटाइप बनी है वो कैपिटल ई स्मॉल ई बनी है। तो हमेशा हमने डोमिनेंट को देखना होता है, पहले कैरेक्टर को देखना होता है। पहला कैरेक्टर क्योंकि कैपिटल है, इसका मतलब है इस बच्चे के अपने फ्री एयर लोब है, लेकिन इसके पास जो जीन्स हैं वो रिसेसिव मौजूद है। इसका मतलब है ये आगे किसी अपनी जनरेशन में जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, मे भी इसके बच्चों का अटैच एयर लोब मौजूद हो। तीसरा केस देखें, इस केस में देखें तो यहाँ से आया कैपिटल ई और यहाँ से गया स्मॉल ई। तो कैपिटल ई और स्मॉल ई देखिए, यहाँ से आया कैपिटल ई, यहाँ से आया स्मॉल ई। तो कैपिटल ई स्मॉल ई अगेन जब मिले तो जो पहला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है इस बच्चे के पास फ्री एयर लोब मौजूद है, लेकिन इसके पास जो जीन्स हैं, जो अगला स्मॉल ई है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास अटैच एयर लोब की जनरेशन में आ सकती है। अटैच एयर लोब कब आएगी, जब ये कैपिटल मौजूद नहीं रहेगा। यानी इस केस में, चौथे केस में, जब यहाँ से स्मॉल ई आया और यहाँ से स्मॉल ई आया तो दो स्मॉल ई इकट्ठे हुए। तो याद रखिए रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ तब अपेयर हो सकता है जब ये इस कंडीशन में हो, दोनों स्मॉल लेटर्स इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, जब दो स्मॉल लेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे तब रिसेसिव ट्रेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब एक स्मॉल एक कैपिटल होगा तो हमेशा कैपिटल आएगा सामने। इस तरह जब दोनों कैपिटल होंगे तो तब तो आएगा ही कैपिटल। रिसेसिव ट्रेट तभी अपने आप को अपेयर करेगा, अटैच एयरलोब तभी अपने आप को सामने लेकर आएगा जब वो इस फॉर्म में मौजूद होगा, यानी दोनों तरफ से स्मॉल लेटर्स चाहिए होंगे एक रिसेसिव ट्रेट को अपेयर होने के लिए। अब यहाँ पर देखें, अगर इनके 4 बच्चे थे, 4 में से 3 बच्चों के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्री एयरलोब वाले हैं, जस्ट एक बच्चा अटैच एयरलोब का होगा। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो ये 100% चांसेस है ना इनके बच्चे, 100 में से 25% बच्चों का अटैच एयरलोब हो सकता है, बाकी 75% बच्चों का फ्री एयरलोब होगा। देखें यहीं से भी पता चल रहा है कि जो फ्री एयरलोब है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो बार बार अपेयर हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ पर देखें, इस केस में दोनों के दोनों जीन्स के जो एलील्स हैं ये सेम है, कैपिटली, यानी कि इसके अपने पास भी फ्री एयरलोब है और ये जो अगला कैरेक्टर है ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या देगा, नेक्स्ट जनरेशन के पास भी फ्री एयरलोब है। ठीक है, तो इस केस में जहां पर दोनों कैरेक्टर सेम हो, कैपिटल ई या स्मॉल ई, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। होमो कहते हैं सेम को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो होमोजाइगस, टू आइडेंटिकल एलील्स, दोनों सेम होंगे, या तो दोनों कैपिटल होंगे या तो दोनों स्मॉल होंगे, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। लेकिन इस केस को देखें, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी खुद के पास इसके पास फ्री एयरलोब है, लेकिन आगे ये अटैच एयरलोब भेज रहा है अपनी जनरेशन को। इसको बोलते हैं हेट्रो, हेट्रो कहते हैं अलग चीज़ों को, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जाइगोट को बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस यानी दो अलग होंगे, अपने पास अलग होगा, नेक्स्ट जनरेशन में अलग भेजेगा। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये अटैच एयरलोब आगे भेजे, इसके पास तो यही कैपेबिलिटी है, अपने पास भी फ्री एयरलोब है, आगे भी फ्री एयरलोब भेजेगा। लेकिन इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि अपने पास फ्री एयरलोब है लेकिन ये आगे अटैच एयरलोब भेज सकता है क्योंकि इसके पास स्मॉल ही है। हाँ, ये बात है कि इसको फिर स्मॉल ही दूसरा चाहिए होगा, यानी इसके जो इसका जो पार्टनर होगा उसके पास स्मॉल ही होना चाहिए, उसके पास ये जीन होना चाहिए। अभी तक समझाने के लिए आपने 4-5 मेन कॉन्सेप्ट समझे। पहला कॉन्सेप्ट समझा डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट होता है, रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर से प्रेजेंट होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर अगर जिस भी जीन में मौजूद हुआ वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बेशक
7 रिसेसिव कैरेक्टर अवेलेबल है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हर केस में अपेयर करवाएगा। देखिए इस केस में रिसेसिव कैरेक्टर अवेलेबल है, लेकिन है ये फ्री एयरलोब क्योंकि इसके पास कैपिटल ई मौजूद है। ठीक हो गया। अगली हमने जो चीज़ पढ़ी वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि दो एक जैसे कैरेक्टर्स आ गए, जैसे कैपिटल ई स्मॉल ई, तो ये होमोजाइगस कैरेक्टर है। ये सेम ट्रेट प्रोड्यूस करता है, यानी इसके अपने पास भी फ्री एयर लोब है या आगे भी फ्री एयर लोब भेजेगा। इसके अपने पास भी अटैच एयर लोब है या आगे भी अटैच एयर लोब भेजेगा। फर्टिलाइजेशन के केस में ये समझ लें सेल्फ फर्टिलाइजेशन टाइप है, जिसमें सेम कैरेक्टर ही आगे जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, वैरायटी आ सकती है कि अपने पास फ्री एयर लोब है लेकिन आगे जाके अटैच एयर लोब दे सकता है, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो खैर आगे जाएं तो जो ट्रू ब्रीडर्स होते हैं हम उनको होमोजाइगस बोल सकते हैं, कि यानी जो इनके पास खुद है वही आगे जाएगा। तो एक पौधा आपको उसके सुर्ख फूल पसंद आ रहे हैं, वो सुर्ख फूल आप आगे ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो उस केस में होमोजाइगस आपके काम आएगा। लेकिन एक ऐसा पौधा जिसके पेरेंट्स के पास सुर्ख फूल हैं लेकिन आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के पास पिंक फूल आए, तो हेट्रोजाइगस काम आएगा। क्योंकि हेट्रोजाइगस वो कैरेक्टर होता है जो पेरेंट्स के पास कोई और होगा, ऑफस्प्रिंग के पास कोई और जा सकता है, चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग के पास कोई और जाए। देखिए यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है, पेरेंट फादर हेट्रोजाइगस है, मदर भी हेट्रोजाइगस है, तो इन दोनों के पास देखें चांसेस थे कि इनकी जो जनरेशन है उसमें अटैच एयरलोब आ जाए। अगर मैं मिसाल देती हूँ, अगर हम इस केस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि फादर के पास यहाँ पर दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों कैपिटल ही हैं, तो आप क्या समझते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पास क्या आ जाएगा? बेशक मदर को मैं स्मॉल ही लिख देती हूँ, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो इस केस में जब ये मिलेगा तो कैपिटल ई स्मॉल ही आ जाएगा, सारे केसेस में कैपिटल ई स्मॉल ही आ जाएगा, सब केसेस में देख सकते हैं आप। तो जब सब केसेस में कैपिटल ई स्मॉल ही आएगा तो कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको ना, फ्री एयर लोब को ना। तो हर किसी के पास यही कैरेक्टर जाएगा जो उसके पेरेंट के पास था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को मनवाते हैं। अगर आपको वैरायटी चाहिए, अगर आपको ये पता करना है कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई और कलर जाए, तो यहाँ पर मे बी फादर को किसी एक को ये होना पड़ेगा, स्मॉल ही होना पड़ेगा, तब जाके कहीं एक किसी एक में जाके ये कैरेक्टर अपेयर होगा। इसके लिए हम जो ऐसे ब्रीडर्स जिनका कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन सेम रहता है उनको हम होमोजाइगस बोलेंगे, और ऐसा कैरेक्टर जो तब्दील हो सकता है हम उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस को हम नॉन ट्रू ब्रीडर्स का मतलब ये ट्रू ब्रीड नहीं है, इसके अंदर वैरायटी आएगी। ठीक है, तो ये नॉन ट्रू ब्रीडर्स भी इसको बोला जा रहा है। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें हम अटैच एयरलोब एंड फ्री एयरलोब पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे चलते हैं। डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस भी पढ़ चुके हैं। लेट्स जंप इनटू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने स्टडी के दौरान 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को चूज़ किया। अच्छा, उसने ना पी प्लांट को, मटर के प्लांट को चूज़ किया। उस मटर के प्लांट को चूज़ करने की वजह क्या थी? उसके अंदर 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे सीड को लिया जाए तो सीड की शेप, यानी कि कुछ सीड ऐसे थे जो राउंड थे, इस तरह के बिल्कुल गोल, और कुछ सीड ऐसे थे जो रिंकल थे, ऐसे 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 थे। आपने मटर के दानों में देखा होगा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं और कुछ सीड बिल्कुल गोल होते हैं। इसी तरह कलर, सीड का कलर, कुछ का ग्रीन था, कुछ का आपने मटर के दाने देखे होंगे येलो कलर होता है। फिर फ्लावर कलर, कुछ का वाइट था, कुछ का पर्पल था। फिर इसी तरह से जो इसकी पॉड होता है, जो इसका छिलका होता है, वो कुछ में सीधा था और कुछ में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था। फिर पॉड का कलर, कुछ में येलो था, कुछ में ग्रीन था। फिर इसकी प्लेस, कुछ में फूल नीचे लगे हुए थे, कुछ में फूल टिप पर लगे हुए थे। फिर इसका साइज़, कुछ मटर के जो पौधे थे वो लंबे थे और कुछ मटर के पौधे छोटे थे। तो टोटल आप लोगों को 7 डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं और 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया इसने, और इससे इसने कुछ ऐसे लॉज निकाले जो आज तक जेनेटिक में काम आ रहे हैं, जीन्स को पढ़ने में काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल ने क्या कहा। मेंडल ने ये कहा कि जब हमारे पास 2 पेरेंट्स आपस में मैचअप होते हैं, मिक्सअप होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्रोमोसोम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।
क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं और उनके कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर या तो आ जाते हैं या कोई नई वैरायटी बन जाती है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग ओवर को बोला जा रहा है। जो मेयोसिस का प्रोसेस था उसमें हमने यही पढ़ा है ना। तो बेसिकली मेंडल ने आगे जाके मेयोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ये हाइब्रिड हाइब्रिड कहते हैं किसी नई चीज़ के बनने को। दो चीज़ें मिली तो कोई नई चीज़ बनी। जैसे ये देखें, ये एक पौधा था जो टॉल था, ये एक पौधा था जो शॉर्ट पौधा था। अभी हमने पढ़ा ना ये करेक्टर, ये लॉन्ग और ये शॉर्ट। तो टॉल क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर्स थे इसने इसको डोमिनेट कर दिया कैपिटल टी से। स्मॉल क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट था, रिसेसिव था, बार बार अपीयर नहीं हो रहा था, इसने उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब इनके अलील बने तो इधर से एक कैपिटल टी आया, इधर से एक स्मॉल टी आया, तो ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो डोमिनेट कैरेक्टर क्योंकि टॉल था और कैपिटल टी क्योंकि आ रहा है तो सारे के सारे पौधे टॉल आए। उसने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा है। ठीक है, बेशक आप पेरेंट्स में से एक को स्मॉल दे रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट अपीयर हुआ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब ये अपीयर हुए तो इससे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें बेशक दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के पेरेंट्स थे, लेकिन जो अगली नस्ल में जो कैरेक्टर गया वो सेम गया। हाँ, अब आगे ये स्मॉल टी किसी दूसरे स्मॉल टी से मिला तो क्या पता शॉर्ट पौधा निकल आए। ठीक है, तो इस केस को जहाँ पर हम एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं एक टाइम पे, उसको हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे। ये मोनोहाइब्रिड है, एक करेक्टर एक दफ़ा में स्टडी हो रहा है। आगे जाके आप देखेंगे कि जब हम, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने सीड का कहा है ना, तो सीड की दो चीज़ें कही थी मैंने, एक शेप यानी या तो राउंड है या तो रिंकल है, ये देखिए आगे, या तो राउंड है या तो रिंकल है, और एक कलर या तो येलो या ग्रीन। जब हम दो करेक्टर्स को एक दफ़ा में स्टडी कर रहे होते हैं तो मैं बोलती हूँ डाई हाइब्रिड। डाई मतलब दो। जब मैं एक करेक्टर को एक वक्त में स्टडी कर रही हूँ उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब वन। जैसे मैं सिर्फ इसकी साइज को स्टडी करी थी, टॉल है या छोटा है, डवाफ कहते हैं छोटे को। लेकिन जब मैं दो चीज़ों को स्टडी करी थी, या तो इसकी हाइट को भी ले लूँ, साथ इसकी विड्थ को भी ले लूँ, साथ इसके फ्लावर का कलर भी ले लूँ, वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लावर का कलर एंड फ्लावर की शेप ले लूँ तो डाई हाइब्रिड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ फ्लावर का कलर लूँ तो मोनो हाइब्रिड होगा। तो मोनो हाइब्रिड वो कैरेक्टर होगा जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, सिर्फ एक चीज़ को देखेंगे, यानी या तो सिर्फ सीड का कलर देखेंगे, या तो सिर्फ पॉड की शेप देखेंगे, या तो सिर्फ प्लांट की हाइट देखेंगे, या तो सिर्फ फ्लावर का कलर देखेंगे, अकलौती चीज़। लेकिन हम दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड, यानी कि सीड की शेप और सीड का कलर। शेप में दो चीज़ें हैं, या तो वो राउंड है या तो वो ऐसे रिंकल है, और सीड की शेप में कलर में दो कलर्स हैं, या तो ग्रीन है या तो येलो है। तो ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, हम जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो ये एक चार खानों वाला पुनेट स्क्वायर बनता है, लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा कैरेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अभी हम मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड को डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाए हुए हैं इनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखें यहाँ पर एक ही करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जो पेरेंट सेल होगा उसको मैं पी जनरेशन कह सकती हूँ, पेरेंट सेल कह सकती हूँ। पेरेंट सेल में राउंड के लिए कैपिटल आर है और रिंकल के लिए स्मॉल आर है। राउंड को क्यों कैपिटल आर कहा है, क्योंकि राउंड जो सीड शेप है वो डोमिनेंट है और इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रिंकल को हमने स्मॉल आर क्यों कहा है, क्योंकि रिंकल जो सीड शेप है वो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसेसिव है और वो ज़्यादा नहीं आ रही। जब हमने इन दोनों को मिक्सअप किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। अब हम कैपिटल आर स्मॉल आर के अलील को फैला देंगे। ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में सारे सीड राउंड जाएंगे। ठीक है, पहली जनरेशन में सारे सीड राउंड जाएंगे। ये मेंडल का तजर्बा था, जब उसने एक राउंड को रिंकल से क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन कराई, तो सारे सीड राउंड निकल आए। उसने कहा कि क्यों सारे सीड राउंड निकल आए, रिंकल कैरेक्टर किधर गया है। अब उसने क्या किया कि ये जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें फिर अगेन दो पौधे लिए और उसको फिर क्रॉस कराया। जब उसने उसको क्रॉस कराया तो नेक्स्ट में रिंकल निकल आया। तो यहाँ से उसने नतीजा अखज़ किया कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेट कैरेक्टर है और जो रिंकल शेप है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि ये बहुत बाद में अपेयर हुई। तो इस तरह से उसने एक चार्ट बनाया। अब ये पहली जनरेशन का क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ना, पहले पी जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन है। जो F1 है ये फीलियल वन फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, फीलियल वन कहते हैं पहली डॉटर सेल को, पहली डॉटर जनरेशन को। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर बनी। अब इसने क्या किया,
2 ले लिए ना, इसके साथ 4 ले लिया, 2 पौधे लिए, दोनों इसी ऊपर वाले की जनरेशन थे, ऊपर वाले की जनरेशन थे, ये भी सीड उसी ऊपर वाले की जनरेशन में आता है। तो इसके पास भी कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसकी जीन्स की बात हो रही है। जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो देखें इस वाले को ये इधर ऊपर लिख दिया यहाँ पर, और इस वाले को ये इस तरफ लिख दिया पुनेट स्क्वायर में। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनी, ये यहाँ से आया कैपिटल आर और यहाँ से आया कैपिटल आर, तो ये इसका राउंड बन गया, ठीक है, क्योंकि डोमिनेट अवेलेबल है। यहाँ पर आया कैपिटल आर और यहाँ पर आया स्मॉल आर, इस तरह यहाँ पर आया कैपिटल आर, यहाँ पर आया स्मॉल आर, ये दोनों क्या बने, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के केस में मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजाइगस के केस में जो डोमिनेट कैरेक्टर होता है वही अपेयर होगा, यानी इसके अपने राउंड शेप होगी, लेकिन इसके पास जीन है कि आगे जाके किसी को रिंकल सीड दे सकता है, लेकिन अपने पास जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो खैर जो अपने पास इसकी शेप है वो राउंड है, लेकिन इसके पास स्मॉल आर है। इसका मतलब है इसकी नेक्स्ट जनरेशन में अगर इसको एक और स्मॉल आर मिलता है तो ये स्मॉल आर 2 मिक्स करके रिंकल शेप बना के दे देगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी राउंड है, इसकी भी राउंड नज़र आ रहा है, लेकिन इस केस में जहाँ पे 2 रिसेसिव कैरेक्टर इकट्ठे मिले, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट जब मिलते हैं तो रिसेसिव ट्रेट अपेयर करता है खुद को, तो इस केस में सीड जो था वो रिंकल था। तो अब देखें आपको इस पूरे में 3 सीड्स नज़र आ रहे हैं राउंड और 1 सीड नज़र आ रहा है रिंकल। तो F2 के अंदर 3:1 बनी, 3 राउंड एंड 1 रिंकल। इसका मतलब है 3 बार अपेयर होगा कैरेक्टर राउंड का, 1 बार अपेयर हुआ है कैरेक्टर रिंकल का। जो ज़्यादा बार अपेयर होता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट बोल रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोल रहे हैं, और जो कम बार अपेयर हुआ है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि 75% चांसेस थे, 75% चांसेस थे राउंड सीड के और 25% चांसेस थे रिंकल सीड के, ठीक है। एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर होमोजाइगस ट्रेट्स हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाला, ये दोनों हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स हैं। तो जो ट्रू पेरेंट थे वो या तो राउंड थे या तो रिंकल थे, तो ये या तो राउंड है या तो रिंकल है। इस तरह की कंडीशन कब आई, जब हमने ट्रू पेरेंट को, ट्रू ब्रीडर्स को, होमोजाइगस को मिक्सअप करवाया और ये हेट्रोजाइगस बनाए, तो हेट्रोजाइगस फिर आगे जाके रिंकल सीड दे सकते हैं। तो ये जो कैपिटल आर या स्मॉल आर ये होमोजाइगस कैरेक्टर हैं, जिसमें कैपिटल आर को डोमिनेंट एंड स्मॉल आर को रिसेसिव कैरेक्टर कहा जा रहा है। लेकिन जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये 2 अलग तरह की जीन्स एक ही सेल में मौजूद हैं, इसको हम हेट्रोजाइगस कैरेक्टर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, एक जो है वो कैपिटल आर का है, 2 जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर के हैं, ये देखें 2, और एक जो है स्मॉल आर है। तो 25% चांसेस हैं ट्रू ब्रीडर्स के, ठीक है, 2 है, 50% चांसेस हैं नॉन ट्रू ब्रीडर्स के। हमने हेट्रोजाइगस को नॉन ट्रू ब्रीडर कहा था लास्ट में, हेट्रोजाइगस को नॉन ट्रू ब्रीडर्स हमने कहा था, ये देखिए नॉन ट्रू ब्रीडर्स में हमने हेट्रोजाइगस कहा था, जिस केस में कैपिटल ई स्मॉल ई था, ये तरह का, इसी तरह का यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल है, और 1 जो आर आ रहा है इसका मतलब है 25% चांसेस हैं ट्रू ब्रीड रिंकल के। तो ट्रू ब्रीड राउंड एंड ट्रू ब्रीड रिंकल दोनों क्या हैं, होमोजाइगस, जबकि ट्रू ब्रीड नॉन ट्रू ब्रीड राउंड जो है ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस वो कैरेक्टर होगा जिसमें ये कैरेक्टर खुद अपेयर नहीं हो सकता, अगली आने वाली जनरेशन में राउंड सीड रिंकल सीड भी बना सकता है। तो तब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिंकल कहाँ से आया, ये बेसिकली इसके जीन के ऊपर लिखा हुआ था, ये स्मॉल आर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ से इसको ये पता चला कि डोमिनेंट क्या चीज़ होती है, रिसेसिव क्या चीज़ होती है। तो मैं तो आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ना, इस टेस्ट को करने के बाद मेंडल को पता चला कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कुछ होते हैं जो अपने आप को पेयर कराते हैं, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर ना रहे तो रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को पेयर करा सकता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गैमीट की सेग्रीगेशन हो रही है। गैमीट में एक दफ़ा कैपिटल आर इस कैपिटल आर से सेपरेट हो रहा है, और इसी तरह इस गैमीट में स्मॉल आर से सेपरेट हो रहा है। यानी कि जब पेरेंट थे, जब मेयोसिस हुई थी, जब इनका मिक्सअप हुआ था, तो मैंने कहा है ना आपको 46 क्रोमोसोम है तो 23 के पेयर्स बनेंगे। इसी तरह जो ये क्रोमोसोम है ये इधर एक कैपिटल आर बनाएगा और इधर ये कैपिटल आर बनाएगा। इसी तरह ये अलील भी टूटेगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले ये टूटेगा, यहाँ से स्मॉल आर बनेगा। अब इसका एक कैपिटल आर और इसका एक स्मॉल आर मिलेंगे तब ये कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा।
इसको बोल रहे हैं सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों चीज़ें सेग्रीगेट हुई हैं, सेग्रीगेट सेपरेशन को बोलते हैं। तो दोनों एलील पहले सेपरेट हुए फिर ज्वाइन हुए, ठीक है। जब ये दोबारा ज्वाइन हुए तो मैं इसको बोल रही हूँ रिस्टोरेशन, यानी ये रिस्टोर हुए। तो सेग्रीगेशन के बाद रिस्टोरेशन होती है, पहले वो सेपरेट हुए फिर रिस्टोर हुए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकलता है कि यानी कि जब अलील दोनों सेपरेट आउट होते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। फिर यही कंबाइन होते हैं दोबारा। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंबाइन हुआ है, ये कलर है येलो एंड ग्रीन। येलो ज़्यादा अपेयर हो रहा था इसलिए ये डोमिनेंट है, ग्रीन कम अपेयर हो रहा था इसलिए ये रिसेसिव है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे पाकिस्तान में तो येलो पीस होते ही नहीं है, ग्रीन होते हैं। तो याद रखें ये जहाँ पर ये मेंडल स्टडी कर रहा था वहाँ पर येलो कैरेक्टर ज़्यादा अपेयर हो रहा था, तो उस स्पीशी के लिए येलो कैरेक्टर डोमिनेंट था। आपके पाकिस्तान की स्पीशी के लिए मे बी ग्रीन कलर डोमिनेंट हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ ज़्यादा अपेयर होगी वही डोमिनेंट होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। पहले मोनो हाइब्रिड को। मोनो हाइब्रिड में इन्होंने सिर्फ सीड कलर लिया हुआ है। अच्छा, खैर ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इन्होंने सीड शेप एंड सीड कलर दोनों लिए हैं। लेकिन जो जीन लिखा हुआ है वो सिर्फ सीड कलर का लिखा हुआ है। तो सीड कलर है यहाँ पर येलो, यहाँ पर ग्रीन। येलो है डोमिनेंट, ग्रीन है रिसेसिव। येलो बार बार अपेयर होगा, ग्रीन कम अपेयर होगा। येलो एंड ग्रीन के अलील्स को सेपरेट आउट किया तो इधर से कैपिटल वाई निकला, इधर से स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला तो ये पहली जनरेशन बनी जिसको हम फीलियल वन जनरेशन कह रहे हैं। हमने इस जनरेशन का आगे बना लिया पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में देखा गया कि 3 येलो आए हैं और 1 ग्रीन आया है। कैपिटल वाई क्या है? होमोजाइगस। स्मॉल वाई क्या है? होमोजाइगस। ये दोनों ट्रू ब्रीडर्स भी कहलाएंगे। लेकिन कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा, ये ट्रू ब्रीडर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अपने पास तो येलो कलर है लेकिन इनकी जनरेशन में कहीं ग्रीन कलर आ सकता है क्योंकि इनके पास स्मॉल वाई भी मौजूद है और स्मॉल वाई ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ना सिर्फ ये जो स्टडी थी ना ये सिर्फ सीड कलर की थी, तो एक चीज़ को स्टडी करें, इसको हम मोनो हाइब्रिड कह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर सीड कलर एंड सीड शेप दो चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपकी क्लास का हिस्सा नहीं है मेरा ख्याल है, अगर है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको समझा दूंगी। लेकिन इसमें देखें, आप जो राउंड सीड है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें और जो येलो कलर है उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करें। मैंने आर वाई दो कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीड राउंड भी है और येलो भी है। लेकिन ग्रीन इस केस में देखें, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल को और स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को। तो रिंकल एंड ग्रीन जब मिलेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। आप इनको मिक्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर होंगे, देखें, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई और एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि सारे कैरेक्टर्स हमने बता दी। ये सारे कैरेक्टर आए कहाँ से? ये यहाँ से आए हैं। देखें, यहाँ का कैपिटल आर इसके स्मॉल वाई से मिला, यहाँ का कैपिटल वाई इसके स्मॉल आर से मिला, यहाँ का कैपिटल आर इसके कैपिटल वाई से मिल सकता है, यानी ये खुद इन इटसेल्फ, ये खुद, और यहाँ का स्मॉल आर इसके स्मॉल वाई से मिल सकता है, यानी ये इन इटसेल्फ खुद। तो चारों तरह की कंडीशंस, चारों तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी और चारों तरह की यहाँ पे लिखी। ये कैरेक्टर प्रैक्टिकली मेंडल ने परफॉर्म किए थे, हम इसको इस तरह देख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक राउंड येलो सीड लिया जो ट्रू ब्रीडर था, जो होमोजाइगस था, और इस तरह से एक रिंकल ग्रीन लिया जो कि ट्रू ब्रीडर था, जो होमोजाइगस था। जब इन दोनों को मैच करवाया तो एक कैरेक्टर इधर से आया, एक कैरेक्टर इधर से आया। जैसे यहाँ का कैपिटल आर आया, यहाँ का स्मॉल आर, यहाँ का कैपिटल वाई, यहाँ का स्मॉल वाई। तो ये अब एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है कि जिसके अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। कैपिटल आर जब आएगा इसका मतलब है ये राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर आ चुका है। बेशक साथ स्मॉल आर है लेकिन स्मॉल आर रिंकल को शो कर रहा है। लेकिन स्मॉल आर का नुकसान ये है कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ये जब तक अपेयर नहीं होगा तब तक स्मॉल आर दोनों ना आए। अब जब कैपिटल आर साथ मौजूद है तो ये राउंड ही होगा। इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई की ये कहानी है कि कैपिटल वाई अपने आप को येलो के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, कभी भी स्मॉल वाई अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा जब तक स्मॉल वाई दोनों इकट्ठे ना आ जाएं। इन्होंने एक तरफ ये सारे कैरेक्टर लिखे, एक तरफ ये सारे कैरेक्टर लिखे और इनको मिक्सअप मिला दिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक यहाँ पर ट्रेट बना। कैपिटल आर ट्रू ब्रीडर है, सारे होमोजाइगस हैं। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है,
सारे होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब है सारे कैपिटल हैं। तो ये सीड जो है ये राउंड एंड येलो है। इधर देखें तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। इसका मतलब है कि सारे होमोजाइगस ट्रेट है। होमोजाइगस का मतलब है कि सारे स्मॉल लेटर हैं, तो ये रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन दरमियान में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, दो तीन को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को, स्मॉल आर बेशक साथ अवेलेबल है, ये शो कर रहा है कि इसके अपने पास राउंड होगा, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में रिंकल का जीन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैपिटल आर आ चुका है तो ये राउंड ही रहेगा। तो ये है राउंड, और कैपिटल वाई किसको प्रेजेंट करें, येलो कलर को, तो ये है येलो। तो येलो के लिए तो ये एक ट्रू ब्रीडर है, येलो के लिए तो होमोजाइगस है क्योंकि दोनों कैपिटल वाई। लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगस आ गया, यानी कि सीड शेप यानी राउंड या रिंकल के लिए हेट्रोजाइगस आ गया। आप इस केस में देखें, यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से भी आया कैपिटल आर, यहाँ से आया स्मॉल वाई और यहाँ से आया कैपिटल वाई। तो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले को देखें तोड़ के, कैपिटल आर किसके लिए था, राउंड के लिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके लिए था, येलो के लिए। स्मॉल वाई ने अपने आप को जीन में रखा, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन में आके अपेयर हो सकता है, इस जनरेशन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से आया स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस ट्रेट है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्योंकि डोमिनेट ट्रेट राउंड सीड शेप है और डोमिनेट ट्रेट येलो कलर है, तो इसलिए राउंड एंड येलो आपको सीड नज़र आ रहा है। इस केस में आ जाए तो यहाँ से आया स्मॉल आर और यहाँ से भी स्मॉल आर आया, यहाँ से आया कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। तो इस केस में यहाँ पर देखें तो स्मॉल आर अब के केस में आपको रिंकल शेप नज़र आएगी, लेकिन कैपिटल वाई अगेन आ चुका है तो वो येलो कलर ही दिखाएगा। इस केस में आएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड शेप है, लेकिन स्मॉल वाई दोनों होमोजाइगस ट्रेट आ गए। स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन कलर, तो इस सीड शेप का ग्रीन कलर होगा। तो बेसिकली जब दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। आप इस पूरे को समझिएगा, इसको खुद एक दफ़ा बनाइएगा, आपको समझ आ जाएगी। ना आई तो फिर हम अगेन समझ लेंगे। तो जब ओवरऑल इसने देखा तो उसने देखा कि 9 सीड्स येलो एंड राउंड निकले, 9 पौधे ऐसे निकले जिसके सीड्स येलो एंड राउंड थे, 3 ऐसे निकले जिसके येलो एंड रिंकल थे, फिर 3 ऐसे निकले जिसके ग्रीन एंड राउंड थे, फिर एक ऐसा निकला जिसका ग्रीन एंड रिंकल था। तो ये 9:3:3:1 निकला। यहाँ से इसने रेशो सेट की कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो मोनो हाइब्रिड है, उसकी 3:1 है, ये देखिए 3:1 थी, और जो डाई हाइब्रिड है उसकी 9:3:3:1 है। तो ये देखिए 4 तरह के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे ना, ये वही चीज़ है। फिर आगे देखें, कंक्लूजन इससे ये निकला कि यहाँ से इसकी कोई भी चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में निकल सकती है, कहीं से कोई भी चीज़ कॉम्बिनेशन बना के नेक्स्ट जनरेशन में निकले। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंटली गैमीट्स बैठा है, इंडिपेंडेंटली सिलेक्शन हुई है जीन्स की और इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन निकली है। यही वजह है कि हम वैरायटी देखते हैं अगले आने वाली जनरेशन में। तो ये मेंडल ने जो है वो कर दिया। तो हम ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पढ़ चुके हैं कि जीन इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट करेगी, इंडिपेंडेंटली बैठेगी और नेक्स्ट जनरेशन को बता देगी। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये येलो राउंड है, ये रिंकल है, रिंकल बेशक पेरेंट्स में था, लेकिन जो नेक्स्ट शेप बनी है वो राउंड एंड येलो बनी है। इसका मतलब इंडिपेंडेंटली जीन्स ने अपने आप को बैठाया है, इंडिपेंडेंटली जीन्स अपने आप को बैठा रहा है। बेशक स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई इसकी वजह से आ चुके हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके कहीं अपेयर होंगे। इसको मेंडल ने एक लॉ की शक्ल दी जिसको उसने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंटली ये करेक्टर आकर अगली जनरेशन में बैठ जाता है और इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने कहा कि जब सेपरेट होते हैं तो वो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जब ये सेपरेट होते हैं तो अपनी मर्जी से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।